इससे पहले कि हम बात करें कि इस किंग को कैसे मारा जाए, अप्रिशिएट करते हैं उसके बनाए हुए इस किंगडम को। ये कहना कि गूगल क्रोम डोमिनेंट है इज लाइक ओशन को गीला बुलाना। लेट 2025 की बात करें तो गूगल क्रोम का मार्केट शेयर 72% है डेस्कटॉप के अंदर, और अगर मोबाइल की बात की जाए तो 60% से भी ज्यादा है, और 100% इंटरनेट यूजर्स जो है उसमें से 71% जो है गूगल क्रोम यूज करते हैं। अब अगर तुम इस चीज को मार्केट लीड बुलाओ तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये तो एंटायर मोनोपोली जैसा है। इसकी असली ताकत है इसके ट्रिलियन डॉलर कैसल में, जो कि बना है 3 इम्पेनिट्रेबल लेयर्स से। पहला, यूजर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। गूगल क्रोम उन कुछ एप्स में से जिनका डाउनलोड प्ले स्टोर पर 10 बिलियन से भी ज्यादा है। ऑलमोस्ट हर एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर ये प्री इंस्टॉल्ड आता है। इसकी वजह से इसे डिस्ट्रीब्यूशन एडवांटेज मिल जाता है। और जब माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को अपने हर विंडोज फोन के अंदर डिफॉल्ट देना शुरू कर दिया नेटस्केप को बीट करने के लिए, तो गूगल ने वहां से एक लेसन सीख लिया। दूसरा आता है इसका इकोसिस्टम एंड डेव कैसल। अब जैसे एप्पल का ऐप स्टोर एक यूनिवर्स है, वैसे ही गूगल क्रोम का क्रोम वेब स्टोर एक यूनिवर्स है खुद में। सिर्फ वर्कफ्लो कैटेगरी की बात करो तो 35,000 से ज्यादा एक्सटेंशंस है इसके अंदर, और ऐसे टूल्स जिनके ऊपर मिलियंस ऑफ प्रोफेशनल्स डिपेंडेंट हैं, जैसे कि रिएक्ट डेव टूल, जिसके 4 मिलियन से भी ज्यादा इंस्टॉल्स हैं, और वो गूगल क्रोम के लिए पहले बनाया गया था। और जो लोग इस वेब को बनाते हैं यानी कि वेब डेवलपर्स, उन्हें पता होगा कि गूगल क्रोम का डेव प्रोटोकॉल कितना स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये उनकी डिफॉल्ट चॉइस बन जाती है। और इसकी तीसरी पावरफुल लेयर है गूगल की सर्विसेज। जब गूगल क्रोम लॉन्च हुआ इंटरनेट एक्सप्लोरर से कंपीट करने के लिए, तो इन्होंने एक फीचर निकाला, दैट वाज साइन इन फीचर, जिससे कि तुम अपने गूगल अकाउंट को गूगल क्रोम से सिंक कर सकते हो, सो दैट तुम्हारे बुकमार्क्स, पासवर्ड्स, हिस्ट्री अक्रॉस एवरी डिवाइस शेयर हो जाएं, जैसे कि एप्पल का इकोसिस्टम, वैसे कि गूगल क्रोम का इकोसिस्टम। अभी सीमलेसली इंटीग्रेट करता है तुम्हारे जीमेल, डॉक्स, यूट्यूब, इन सब चीजों के साथ। सो एक वर्ल्ड गार्डन क्रिएट हो जाता है अगेन। समझ आया? क्रोम की असली पावर उसके फीचर्स नहीं है, ये उसका बिहेवियर है। अब इतने सालों से हमारी मसल मेमोरी बन चुकी है, वहां पासवर्ड सेव्ड है, हिस्ट्री सिंक्ड है। अब किसी और नए ब्राउजर पे जाना इज लाइक टेक्निकल हैसल फॉर अस। ऐसा समझो कि तुम बचपन से राइट हैंड से लिखते हुए आ रहे हो, तुम्हारी मसल मेमोरी बन चुकी है, और एकदम से तुम्हें कोई बोल दे कि लेफ्ट हाथ से लिखना शुरू कर दो। और अगर इस चीज से कंपीट करना है तो तुम्हें इंटरैक्शन कैसे होती है इंटरनेट से, उसे ही बदलना पड़ेगा। अगर तुम्हें गूगल क्रोम का कंप्यूटर खड़ा कर रहे हो और बोल रहे हो कि तुम्हारी स्पीड तेज है, तो तुम गूगल क्रोम को हरा ही नहीं सकते। सो इन शॉर्ट, तुम इस किंग को कैसे हराओगे? तुम बेसिकली इस कैसल की दीवारों पर अटैक नहीं कर सकते हो, तुम्हें इसका किंगडम ही बदलना पड़ेगा। ओपन एआई की स्ट्रेटजी को समझने के लिए तुम्हें ब्राउजर वॉर की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। ये कोई प्रोडक्ट बैटल्स नहीं थी, ये थी प्लेटफॉर्म बैटल, जहां पर जीतने वाला सब कुछ ले जाएगा। पहली ब्राउजर वॉर, नेटस्केप वर्सेस इंटरनेट एक्सप्लोरर। मिड 90s के अंदर नेटस्केप नेविगेटर वेब हुआ करता था, मार्केट शेयर 80%। अब माइक्रोसॉफ्ट को वहां पर खतरा महसूस हुआ, तो उन्होंने जस्ट एक कंपीटिंग ब्राउजर नहीं बनाया, उन्होंने अपना सबसे बड़ा वेपन यूज किया, जो था उनका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। बाय डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज में देने लग गए, मिलियंस ऑफ यूजर्स के पास पहुंच गया वो। नेटस्केप से उसकी ऑक्सीजन छीन ली। मैसेज क्लियर था कि डिस्ट्रीब्यूशन ही किंग है यहां पर। फिर आई दूसरी वॉर, गूगल क्रोम वर्सेस इंटरनेट एक्सप्लोरर। 2008 में इंटरनेट एक्सप्लोरर डोमिनेंट था, लेकिन लेजी भी था। अब क्योंकि ये स्लो एंड इनसिक्योर था, तो ये वेब को एक जगह पर रोक के बैठा था। अब गूगल को यहां पर दिखी अपॉर्चुनिटी, लेकिन साथ में एक थ्रेट भी। अगर माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर को कंट्रोल करता है, तो वो किसी भी दिन गूगल सर्च को इजीली रिप्लेस कर सकता है। यही सोचकर गूगल ने किया हमला। उन्होंने सिर्फ एक तेज ब्राउजर नहीं बनाया, उन्होंने अपना सबसे बड़ा वेपन यूज किया, google.com। अब google.com होम पेज के ऊपर बिलियंस ऑफ विजिटर्स आते थे। उसी का फायदा उठा के उन्होंने गूगल क्रोम को एंडलेसली प्रमोट किया, और इससे क्या हुआ, एक इकोसिस्टम बन गया, जिसकी हमने अभी बात की थी। सारी सर्विसेज एक साथ आ गई। अब यहां से एक बात तो क्लियर है कि अपनी कोर स्ट्रेंथ को यूज करो और एक अनएक्सपेक्टेड एंगल से अटैक करो। अब समझो ओपन एआई क्या करना चाहता है। वो एक नया तेज ब्राउजर नहीं बना रहा है, सिर्फ वो यही सेम स्ट्रेटेजी यूज करके फ्लैंक कर रहा है, नई फिलॉसफी, नए वेपन्स के साथ, और एक पावरफुल एलाई यूज करके। अब ये विजन डायरेक्टली सैम ऑल्टमैन की तरफ से आता है। उन्होंने बहुत बार डिस्क्राइब किया कि वो एक बेटर सर्च इंजन नहीं बनाना चाहते, इंस्टेड वो एक बनाना चाहते हैं तुम्हारा खुद का पर्सनल एआई, जिसे तुम्हारी लाइफ का पूरा कॉन्टेक्स्ट है, तुम्हारी ईमेल्स, कॉन्वर्सेशंस, जो कि तुम्हारी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाए। इसका टारगेट तुम्हें इंफॉर्मेशन ढूंढ के देना नहीं है, इसका टारगेट है तुम्हारे गोल्स अचीव करना। अब इस विजन को पूरा करने के लिए अच्छे वेपन्स की भी जरूरत है। यहां पर आता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कोई सिंपल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है ओपन एआई के अंदर, इंस्टेड ये अलायंस दोनों के कॉमन एनिमी को नीचे लाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ने $13.8 बिलियन इन्वेस्ट किए ओपन एआई में 27% स्टेक के लिए। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का रियल फंडा यहां पर ये जो $250 बिलियन की उन्होंने कमिटमेंट की है ओपन एआई को अपनी सर्विसेज एज़्योर क्लाउड को यूज करने देने के लिए। अब सोच के देखो इस अलायंस से मिलेगा क्या। माइक्रोसॉफ्ट सर्च वॉर हार चुका है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की वॉर हार चुका है गूगल को। उन्हें डेस्परेटली एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो गूगल को चैलेंज कर सके इंटरनेट वॉर के अंदर। और ओपन एआई की रिसर्च लैब को 3 चीजों की जरूरत है, बहुत सारी कैपिटल की,
एक वर्ल्ड क्लास कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। और माइक्रोसॉफ्ट ये तीनों प्रोवाइड करता है और इन रिटर्न ओपनएआई माइक्रोसॉफ्ट को एक ऐसी चीज देता है जो माइक्रोसॉफ्ट 20 सालों में नहीं बना पाया, एक ऐसा टेक जो गूगल की मोनोपोली को हरा के रख सकता है। अभी जो $250 बिलियन की एज्योर वाली डील है ओपनएआई के साथ, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक प्रॉमिस है कि ओपनएआई जो है एज्योर क्लाउड के ऊपर काम करेगा तो उसके लिए बेटर ऑप्टिमाइज्ड होगा, जो कि एज्योर को एक एआई क्लाउड बना देगा। एंड डायरेक्ट अटैक किसके ऊपर होगा? गूगल के क्लाउड बिजनेस के ऊपर। और इसका लीगल ग्राउंडवर्क ऑलरेडी चालू है, पेटेंट फाइलिंग की स्पीड एकदम एक्सप्लोड हो रखी है। माइक्रोसॉफ्ट के पास 20,000 से ज्यादा पेटेंट्स हैं और ओपनएआई के पास 500 से ज्यादा पेटेंट्स। और जब से पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है, इस पेटेंट फाइलिंग की स्पीड बढ़ चुकी है। लेकिन सिर्फ विजन एंड वेपन होना इनफ नहीं है, ओपनएआई को जरूरत है एक अलग स्ट्रैटेजी की। और उसकी वो स्ट्रैटेजी सिर्फ ही एक ब्राउजर नहीं है, वो है एक पूरा वे इंटरनेट यूज करने का, जिसे वो बुलाते हैं प्रोजेक्ट एटलस। सो आखिरकार ये हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट एटलस है क्या? एक चीज अपने दिमाग में बहुत क्लियर कर लो, द वे वी थिंक कि ब्राउजर्स होते हैं ये वैसा नहीं है। ये कोई विंडो नहीं है टैब्स एंड बुकमार्क्स के साथ, ये एक इंटरफेस है, एक एजेंट है, एक कोलैबोरेटर है। इसका प्राइमरी पर्पस तुम्हें वेबसाइट्स दिखाना नहीं है, इसका प्राइमरी गोल है तुम्हारे गोल्स अचीव करना, तुम्हारा काम खत्म करना तुम्हारे लिए। अब ये कोई साइंस फिक्शन भी नहीं है, ओपन सोर्स कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी एआई एजेंट्स को डिफाइन कर दिए गए एज ऑटोनोमस एंड कोलैबोरेटिव एंटिटीज। अब ऐसे फ्रेमवर्क्स है मार्केट के अंदर जैसे कि क्रियो एआई या फिर ऑटोजेन, जिन्हें यूज करके एआई एजेंट्स की टीम्स बनाई जा रही हैं सो दैट ए कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी स्टेप टास्क खत्म कर सके। और अब एटलस क्या होगा? एक पॉलिश्ड कंज्यूमर साइड एप्लीकेशन जो इन पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को तुम्हारे तक लेकर आएगी। इसे कुछ ऐसे समझो, तुम्हें 3 दिन का ट्रिप प्लान करना है जापान का और तुम्हारा बजट है 1 लाख रुपए, लेकिन तुम हो वेजिटेरियन तो तुम्हें होटल चाहिए ऐसे वीगन या वेज रेस्टोरेंट्स के पास। तुम्हारी प्रेफरेंस है कि तुम्हें मॉर्निंग में ही फ्लाई करना है। अब अगर ये सेम चीज तुम गूगल क्रोम पर करोगे तो तुम 25 टैब्स खोलोगे, फ्लाइट्स, kayak, booking.com, एक्सपीडिया, ट्रिप एडवाइजर, बहुत सारे ब्लॉग्स खोलोगे, गूगल मैप्स पर जाओगे होटल की लोकेशन एंड डेस्टिनेशन देखने के लिए अपनी, जो कि तुम्हारे उस वीगन रेस्टोरेंट के पास में। अब यहां पर एजेंट कौन है? तुम। यू आर द वन जो घंटों मेहनत करके इस सारी इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज कर रहा है एंड देन एक ऑप्टिमल डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर एटलस सेम इस चीज को कैसे एग्जीक्यूट करेगा? तुम उसे एक सिंगल प्रॉम्प्ट दोगे डिफाइनिंग एवरीथिंग यू वांट, जैसे कितने दिन का, कितना बजट है, कैसा होटल चाहिए, कहां पर चाहिए। एंड बिहाइंड द सीन्स एक प्लानर एजेंट तुम्हारी इस बड़ी सी टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगा एंड देन वो तुम्हारी हर टास्क के लिए एक स्पेशल एजेंट असाइन करेगा। फ्लाइट एजेंट जो तुम्हारी एयरलाइंस हैंडल करेगा, होटल एजेंट जो तुम्हारा प्लेटफॉर्म, बुकिंग प्लेटफॉर्म, अवेलेबिलिटी ये सब चेकआउट करेगा, एक रेस्टोरेंट एजेंट जो कि टॉप रेटेड वीगन रेस्टोरेंट्स देखेगा जो तुम्हारे होटल से 10 मिनट की 15 मिनट की दूरी पर हो, एंड एक बजट एजेंट जो तुम्हारे बजट से किसी भी चीज को बाहर नहीं जाने देगा। अब ये एजेंट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, जैसे कि होटल एजेंट ने बताया कि एक होटल रूम मिल रहा है लेकिन वो तुम्हारे बजट से 2000 रुपए ऊपर है, लेकिन वो रेस्टोरेंट के इतना पास है कि तुम्हारा ट्रैवल कॉस्ट जो है 5000 का जो होने वाला था वो बच जाएगा। तुम समझे, यहाँ पे सिस्टम दिमाग चला रहा है, रीजनिंग कर रहा है, ट्रेड ऑफ्स दिखा रहा है तुम्हें, एंड देन एक पॉइंट के बाद वो आकर तुम्हें 3 अलग आइटिनरीज प्रोवाइड कर देगा, सबके साथ उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो ये है तुम्हारा पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट, जो कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल हुआ करता था अब टास्क एग्जीक्यूशन बन गया। और इसे पुल ऑफ करने के लिए एक ऐसे मॉडल की जरूरत है जिसके पास नेक्स्ट जेन रीजनिंग हो। और फिर यहां पर आता है ओपनएआई, जिसके पास एक एडवांटेज है इस चीज में। यहां पर अगर हेड टू हेड कंपैरिजन किया जाए GPT-5 का जेमिनाई के साथ, तो कंस्ट्रेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग करने में GPT ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। और ये कोई रैंडम ट्रिक्स नहीं है, ये कोर एबिलिटीज हैं जो एक मॉडल को जरूरत पड़ती है एजेंटिक सिस्टम्स, फ्यूचरिस्टिक एजेंटिक सिस्टम्स बनाने के लिए। और जब ऐसे सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं तो द वे वी यूज कंप्यूटर्स वो टोटली चेंज हो जाता है। जो हमारा GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, टैब्स, बुकमार्क्स, एड्रेस बार, ये सब कुछ सेकेंडरी बन जाता है। प्राइमरी इंटरफेस क्या है? कॉन्वर्सेशन, प्रॉम्प्ट। दैट मींस पावर यूजर्स अब से वो लोग नहीं है जो 50 टैब्स के अंदर जगल कर सकते हैं, इंस्टेड वो लोग हैं जो एक अच्छा प्रॉम्प्ट क्राफ्ट कर सकते हैं, एक मल्टी स्टेप प्रॉम्प्ट जो कि एआई एजेंट्स को समझ आ सके, व्हिच मींस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बिकम्स न्यू टाइपिंग। अब ये जो लेवल की ऑटोमेशन है बहुत इनक्रेडिबल है, लेकिन ये भी एक कॉस्ट के ऊपर आती है। आज तक जो इतने सालों से एक बिजनेस मॉडल चलता आ रहा था, एक सर्च पेज रैंकिंग का, जो कितना प्रॉफिटेबल हुआ करता था ह्यूमन हिस्ट्री में, वो गायब। सर्च इंजन कोई एकदम से खत्म होने वाली चीज नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी चीज होनी स्टार्ट हो चुकी है। एंड कौन इसे कर रहा है? गूगल खुद। कैसे? मैं इस ट्रिक को बुलाना चाहूंगा जीरो क्लिक एपोकलिप्स। अब इतने सालों से गूगल अपने सर्च रिजल्ट पेज के अंदर फीचर्स ही ऐड कर रहा है, नॉलेज पैनल्स, फीचर्ड स्निपेट, और अब तो उसने एआई ओवरव्यूज का भी फीचर ऐड कर दिया, जो कि तुम्हारी क्वेरी का
आंसर डायरेक्टली प्रोवाइड कर देगा। एंड एज अ रिजल्ट स्टडी के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 60% गूगल सर्च रिजल्ट्स बिना किसी क्लिक के मिल रहे हैं। मतलब गूगल हमें खुद ट्रेन कर रहा है कि तुम्हें वेबसाइट छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है सर्च रिजल्ट के लिए, और डैमेज ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है। गूगल के एआई ओवरव्यूज की वजह से 34.5% ड्रॉप आया है पेड एड्स के क्लिक रेट में, एंड जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं उनके क्लिक में 20 to 64% तक ड्रॉप आ चुका है। अब ऐसे पब्लिशर जो कि ट्रैफिक पे डिपेंडेंट है उनका तो बिजनेस खत्म, एंड कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से उनका जो रेवेन्यू हुआ करता था वो 20 से 43% तक गिर चुका है, क्योंकि उन्हीं का कंटेंट उठा के गूगल समराइज करके एआई ओवरव्यू में शो ऑफ कर देता है। एंड प्रोजेक्ट एटलस इसी चीज का एक एंड पॉइंट है। अगर एक एआई एजेंट तुम्हारी फ्लाइट डायरेक्टली बुक कर सकता है एक एयरलाइन की एपीआई कॉल करके, तो तुम्हें सर्च रिजल्ट की जरूरत ही नहीं है। दैट मींस कोई एड्स ही नहीं क्लिक करने को, 10 लिंक्स नहीं है तुम्हारे सामने क्लिक करने को। तो अब ये जीरो क्लिक सर्च नहीं है, ये है जीरो सर्च वर्ल्ड। और ये चीज समझने के लिए कि गूगल का अल्टीमेट नाइटमेयर क्यों है ये चीज, तुम्हें मनी को देखना होगा। गूगल का सर्च एंड बाकी चीजों से $175 बिलियन का रेवेन्यू है 2023 का, विच इज उसकी टोटल रेवेन्यू का 57% ऑलमोस्ट। यूट्यूब एड्स 31.51 बिलियन 10%, गूगल नेटवर्क 31.31 बिलियन 10%, गूगल क्लाउड 33.08 बिलियन 10%, और बाकी जितने भी हार्डवेयर जैसे पिक्सल फोन्स वगैरह हो गए उसका 34.68 बिलियन विच इज 11%। यानी कि 2023 में गूगल सर्च ने एडवर्टाइजिंग से $175 बिलियन जनरेट किए, जो कि 57% ऑलमोस्ट उसकी टोटल अल्फाबेट कंपनी का रेवेन्यू है। अब ये सिर्फ उनका मेन बिजनेस नहीं है, ये उनका फाइनेंशियल इंजन है जो उनके बाकी बिजनेसेस को रन कर रहा है। एंड्रॉइड, वेमो, तुमने देखी होंगी उनकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एंड इवन की गूगल क्लाउड भी। और इसी रेवेन्यू स्ट्रीम को बाईपास करता है एजेंट बेस्ड सिस्टम, और एक पॉइंट पर आके इसे कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगा। एंड इसका सबसे आयरॉनिक पार्ट है कि गूगल खुद इस चीज को किल करने में लगा हुआ है। वो ट्रैप हो चुका है इनोवेटर्स डिलेमा में, यानी कि ओपन एआई एंड बाकी एआई नेटिव सर्च के साथ कंपीट करने के लिए उन्हें ये एआई ओवरव्यू का फीचर डिप्लॉय करना पड़ा। एंड एवरी टाइम उनका ये एआई ओवरव्यू फीचर काम करता है, उनके जो कोर बिजनेस है वो डीवैल्यू हो जाता है। एक तरह से गूगल को फोर्स किया जा रहा है खुद ही वो पॉइजन लेने के लिए, एंड इनडायरेक्टली यूजर्स को ऐसे ट्रेन करना कि तुम्हें जो आंसर्स हैं वो किसी और वेबसाइट पर जाकर नहीं मिलेंगे बल्कि डायरेक्टली वहीं मिल जाएंगे। गूगल हमें ट्रेन कर रहा है एटलस जैसे प्रोडक्ट्स के लिए, यानी कि गूगल हमें सिखा रहा है उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए जो इवेंचुअली उसे ही खत्म कर देगी। ओके, अब गूगल भी कोई बैठ के ऐसे वेट नहीं कर रहा कि कोई आए और उसका बिजनेस खत्म कर दे। वो भी फाइट बैक कर रहे हैं अपने वेपन के साथ, जिसका नाम है जेमिनी। उनका खुद का एआई मॉडल जो कि वो ब्राउजर में इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तुमने ऑलरेडी मे भी नोटिस किया होगा ब्राउजर के अंदर न्यू फीचर्स आने शुरू हो चुके हैं गूगल क्रोम के अंदर, जैसे कि ब्राउजिंग असिस्टेंट, या फिर लंबे आर्टिकल्स को समराइज करना, या फिर डिफरेंट टैब्स जो ओपन है उनकी इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना। इवन कि तुम्हारा जो गूगल का वर्क स्पेस है, ईमेल्स, ड्राइव, कैलेंडर, उन सबको कनेक्ट करना। एड्रेस बार के अंदर एक नया एआई मोड आ रहा है जिससे कि तुम्हें सर्च रिजल्ट पेज पर जाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऊपर एड्रेस बार में ही तुम अपनी क्वेरी डाल के सर्च कर सकते हो। लेकिन एक बहुत क्रिटिकल डिफरेंस है एटलस एंड गूगल क्रोम के अंदर। जो गूगल क्रोम बना रहा है वो है एआई असिस्टेड ब्राउजिंग, एंड जो एटलस बना रहा है वो है एआई नेटिव ब्राउजिंग, यानी कि जेमिनी तुम्हें हेल्प करेगा ब्राउज करने में लेकिन एफिशिएंटली। ऑन द अदर हैंड एटलस तुम्हारे लिए ब्राउज करेगा। कैसे, बताता हूं। दोनों की फिलॉसफी समझो। एटलस टास्क एग्जीक्यूशन की तरफ ध्यान देता है और गूगल क्रोम यानी कि जेमिनी जो उसका है वो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की तरफ। टेक्नोलॉजी स्टैक अगर देखो तो एआई नेटिव एंड एजेंटिक फ्रेमवर्क एटलस का, जो तुम्हें समझाया था मैंने, क्रियो एआई वाला, एंड जेमिनी का एआई असिस्टेड यानी कि ब्राउजर के अंदर जेमिनी मिलेगा तुम्हें। एटलस का जो बिजनेस मॉडल है वो एड्स पर नहीं चलता है, दे वर्क ऑन एपीआईज, सब्सक्रिप्शंस, यानी कि तुम कस्टमर। जेमिनी का काम करता है एडवर्टाइजिंग के ऊपर, यानी कि तुम प्रोडक्ट। प्राइमरी गोल एटलस का एफिशिएंसी, टाइम बचेगा, क्रोम का एंगेजमेंट, अटेंशन कैप्चर करना तुम्हारी। लेकिन एक वीकनेस है एटलस के अंदर, एक नया बिहेवियर दे रहा है तुम्हें ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जेमिनी के साथ एक प्रॉब्लम है, वो इनोवेटर्स डिलेमा में जी रहे हैं। वो जो उनका बिजनेस मॉडल है एड रेवेन्यू वाला, उसको रिस्क नहीं कर सकते, जिसको अगर तुम समझो तो तुम्हें एक स्ट्रेटेजिकल कंफ्यूजन समझ आएगी गूगल की। अगर तुम गूगल एम्प्लॉइज की बात सुनो तो उन्होंने भी इसकी एआई स्ट्रेटेजी को, यानी कि गूगल की एआई स्ट्रेटेजी को कंफ्यूजिंग बता दिया। पहले इन्होंने रीब्रांडिंग कर दी, बार्ड स्टार्ट हुआ था एंड देन जेमिनी रीनेम कर दिया। बहुत सारे एआई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, एक सेंस ऑफ chaos आ गया उसकी वजह से, जिससे कि पता चलता है कंपनी जो है थ्रेट के ऊपर रिएक्ट कर रही है। ओपन एआई का काइंड ऑफ क्लियर विजन है, लेकिन गूगल एआई के अंदर एक प्रॉब्लम है। स्टडीज के हिसाब से इट इज वॉलेटाइल एंड अनप्रेडिक्टेबल, एंड रिसर्च के हिसाब से सिस्टमैटिक फेवरेटिज्म देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको गूगल एआई जो है प्रायोरिटी पे रखता है, ऊपर रखता है, इवन इफ उनकी क्वालिटी लो है। एंड अल्टीमेटली अगर तुम नोटिस करो, गूगल की प्रॉब्लम पैसा नहीं है, लैक ऑफ टैलेंट भी नहीं है, बल्कि उसका कल्चर है, उसका बिजनेस मॉडल है, जो कि उसको एटलस
एटलस का कॉम्पिटिटर बनने से रोक रहा है। मतलब 25 साल से इनका डीएनए कैसे काम करता है कि ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तुम्हें एड्स बेचते हैं उसके अगेंस्ट में। फिर तुम अगर बोल दो कि एक ट्रूली एजेंटिक ब्राउजर बना दो एटलस के जैसा, तो वो फिर टेक्निकल इशू में नहीं आता है, वो कल्चरल इशू में आ जाता है। वो अपना एड रेवेन्यू वाला मॉडल खुद ही कैसे खराब कर दें, तो वो खुद ही नहीं कमिट कर सकते एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि उनका बिजनेस मॉडल गोल्डन गूज जो उनका है उसको खत्म कर दे। So that's why they have a browser with Gemini features in it and not something exactly like Atlas। लेकिन OpenAI के पास ऐसा कोई बैगेज नहीं है, वो तो एकदम क्लीन ग्राउंड से स्टार्ट कर रहा है और यही OpenAI का पावरफुल एडवांटेज बन जाता है। ये जो दो टेक जायंट्स की लड़ाई है, ये सिर्फ कोई कॉर्पोरेट डोमिनेंस के लिए नहीं है। इनमें से जो भी ये लड़ाई को जीतेगा वो पूरे इंटरनेट को रीशेप कर देगा। एटलीस्ट की दुनिया में वेबसाइट के जो विजुअल्स होते हैं, ह्यूमन फेसिंग डेस्टिनेशन जो होती है हमारी, वो कंप्लीटली खत्म हो जाती है। एआई ऑलरेडी वेब डिजाइन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसे ऑटोमेशन पर्सनलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहा है और एक एजेंटिक ब्राउजर इस एवोल्यूशन का फाइनल स्टेप। अब तुम खुद सोच के देखो, एक एयरलाइन कंपनी क्यों इतने पैसे स्पेंड करेगी वेब डिजाइन के ऊपर, जबकि तुम्हारा जो सारा काम है वो एआई एक एपीआई हिट करके ही कर रहा है। सो उनका ज्यादातर जो ध्यान होगा वो डेटाबेसेस की तरफ होगा ना, एक ऐसा डेटाबेस बनाना जो एआई के लिए आसान हो रीड करना। क्रिएटर्स, जर्नलिस्ट, पब्लिशर्स, इन लोगों की बात करें सो इनका काम चलता है ज्यादा से ज्यादा आईबॉल्स के ऊपर, मतलब जितनी ऑडियंस से अट्रैक्ट करेंगे उतना रेवेन्यू ही जनरेट कर पाएंगे। लेकिन एटलस, चैटजीपीटी, परप्लेक्सिटी ऐसे ब्राउजर्स या फिर एआई ओवरव्यू लगा लो, वो इनका काम ऑलरेडी खत्म कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें वेबसाइट पे क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है। एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से $2.1 बिलियन इस मार्केट के अंदर ऑलरेडी नीचे आ चुका है। एंड इमेजिन जब ये एजेंटिक ब्राउजर्स परफेक्शन की तरफ जाने लग जाएंगे एंड लोग इसे यूज करना स्टार्ट कर देंगे, तब क्या होगा। लेकिन इकोनॉमिक्स भी इतना बड़ा रिस्क नहीं है। असली रिस्क है, इमेजिन करो कि एटलस जैसे कि ओपनएआई का ब्राउजर है फॉर एग्जांपल, वो मैसिवली यूज होना शुरू हो जाता है, मोनोपोली में आ जाता है। तो वो एक ब्राउजर व्हाट यू हैव सीन अभी गूगल ओवरव्यू के साथ, जिसे हम बोल रहे थे सिस्टमैटिक फेवरेटिज्म, मतलब कि कुछ ऐसे ब्रांड्स जिनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, एआई उनको सपोर्ट कर रहा है। इमेजिन वो चीज कितनी बढ़ जाएगी। एआई तुम्हारा ओपिनियन चेंज कर सकता है, एआई तुम्हारा ओपिनियन डिसाइड कर रहा है, एआई चाहता है जो वही तुम्हें इंफॉर्मेशन शो कर रहा है और तुम्हें उस चीज की आदत पड़ चुकी है। तुम हर उस चीज को सच मानने लग गए हो जो तुम्हें एआई ला कर दे रहा है। एल्गोरिदम बायसनेस कितना बढ़ जाएगा इस केस में। और इतने हाई एफिशिएंट टास्क ओरिएंटेड इंटरनेट के अंदर हम एक ऐसी चीज खो देंगे जिसको हम इतना वैल्यू नहीं करते हैं अभी, व्हिच इज जैसे रैंडमली तुम कभी स्क्रॉल करते हो किसी रैंडम ब्लॉग के ऊपर, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, पहुंच जाते हो किसी नीश क्रिएटर के पास, पहुंच जाते हो जो तुमने कभी देखा भी नहीं था, जो अनएक्सपेक्टेड चीजों के पास पहुंच जाते हो क्योंकि नाउ यू आर जस्ट सर्चिंग एंड एआई तुम्हें ला कर दे रहा है। बट वो जो रैंडमली तुम कभी कभी किसी न्यू चीज के पास पहुंच जाते हो, वो चीज खत्म हो जाएगी। मतलब कि जो इंटरनेट है जो पूरा टास्क एग्जीक्यूशन पे काम करता है, वो रैंडमनेस खत्म कर देगा। इनफैक्ट ये हमारी डिजिटल लाइफ को बहुत प्रोडक्टिव बना सकता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये उस चीज को लेस ह्यूमन भी तो बनाएगा। जब तुम इस प्रोडक्ट एंड फीचर से थोड़ा जूम आउट करोगे, तुम एक्चुअल में देख पाओगे कंफ्लिक्ट एक्चुअल में है किस चीज का। ये कोई क्रोम वर्सेस एटलस नहीं है, ये है दो आइडियोलॉजीज का, दो बिजनेस मॉडल्स का, जिसमें आता है एजेंट वर्सेस एड्स। एक साइड पर आता है गूगल का मॉडल जो कि 20 साल से एड्स तुम्हें दिखाता आ रहा है, जिसके कस्टमर तुम हो, तुम्हारा डेटा कलेक्ट होता है एंड उस डेटा के अकॉर्डिंग तुम्हें एड्स दिखाई जाती है। एंड ब्राउजर, सर्च इंजन बहुत अच्छे टूल्स हैं तुम्हारी अटेंशन ग्रैब करने के लिए, क्योंकि तुम कुछ भी सर्च करते हो देन यू ट्राई टू फाइंड इट आउट, तो तुम्हारी अटेंशन वहां चली जाती है सारी, तो तुम ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाते हो ब्राउजर्स के ऊपर। बट जो भी नया इमर्जिंग टूल है ओपनएआई का एटलस, इसका कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है। इसके कस्टमर्स तुम हो, लेकिन तुम इसके लिए सब्सक्रिप्शन पे करते हो, या फिर बिजनेसेस जो चाहते हैं उनकी एपीआईज एक्सेसिबल हो वो पे करेंगे तुम्हारे लिए। बट ये तुम्हारी अटेंशन नहीं ले रहा है, ये इंस्टेड तुम्हें टाइम वापस दे रहा है और पैसा ले रहा है तुमसे। इन शॉर्ट इट वांट्स कि तुम अपना लैपटॉप बंद करो एंड अपनी जिंदगी जियो जाकर, बाकी जो प्रोडक्टिविटी जितना भी तुम्हारा काम है वो ये एजेंटिक ब्राउजर कर देगा। तुम्हें अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, तुम पैसा दो, तुम्हारा टाइम बचेगा। अब मार्केट एनालिसिस की बात करें तो आज की डेट में एआई एजेंट जो है दैट इज वैल्यूड एट $5 बिलियन एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 2030 तक ये जो मार्केट है ये पहुंच जाएगी $50 बिलियन तक एंड 2033 तक $139 बिलियन। और ये दोनों कंपनीज बेट कर रही हैं जो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू है हमारे टाइम की वो चेंज हो जाए। जो एडवर्टाइजिंग मॉडल था वो कंज्यूम करता था तुम्हारा टाइम एंड अटेंशन, तुम जितना स्क्रॉल करोगे उतना क्लिक करोगे उतना पैसा ज्यादा बनेगा। लेकिन ये जो एजेंट मॉडल है ये तुम्हारा टाइम बचाता है ना अटेंशन भी बचाता है। ये तुम्हें एक ऐसा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वापस लाके दे रहा है जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, व्हिच इज टाइम। और अगर ये एटलस प्रोडक्ट सक्सीड कर गया, व्हिच इज लाइक बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूजर्स अग्री कर गए कि वो पैसा देना चाहते हैं और अपना टाइम बचाना चाहते हैं, तो ये जो आज का सोशल मीडिया का एरा है जो कि टोटल कंप्लीट अटेंशन के ऊपर चल रहा है, ये चेंज होके एक न्यू एरा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, व्हिच इज एरा ऑफ जेन्युइन टाइम सेविंग यूटिलिटी। सो अब हम वापस आते हैं अपने सेंट्रल क्वेश्चन के ऊपर, क्या ओपनएआई ने गूगल क्रोम को खत्म कर दिया है? ऑफ कोर्स इसका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। गूगल क्रोम की सुपर पावर क्या है? एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इतना डीपली इंटीग्रेटेड है, ऊपर से बिलियंस ऑफ यूजर्स ऑलरेडी उसके पास है। मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट तो मिलता है, तो ओवरनाइट तो ये जीरो नहीं जाने वाला। एंड गूगल के पास नियरली इनफाइनाइट मनी, बेस्ट एआई रिसर्चर्स बैठे हैं, सो ऑफ कोर्स दे कैन फाइट बैक एंड दे विल। बट दिस थिंग इज नॉट अबाउट प्रोडक्ट विनिंग। अगर तुमने नोटिस किया हो तो ये पैराडाइम
पैराडाइम शिफ्ट की बात है। और अगर तुम हिस्ट्री देखो तो पहले जो कंपनीज थी वो अपने बिजनेस मॉडल की वजह से ही आज खत्म हुई हैं। नेटस्केप, ब्लॉकबस्टर, कोडैक, उन्हें दिख रहा था कि फ्यूचर में क्या आ रहा है, लेकिन उनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल था वो उनके लिए केज बन गया। वो फुली खुद को अपग्रेड कर ही नहीं पा रहे थे। एंड गूगल का ये जो एआई इंटीग्रेशन है ब्राउजर के अंदर, ये काइंड ऑफ सिमिलर चीज है। तो द आंसर इज ओपन एआई का एटलस गूगल को उसकी एग्जिस्टेंस से हटा के खत्म नहीं करेगा, इंस्टेड वो उसे इररिलेवेंट बना देगा। इन फ्यूचर क्रोम जो है एक नया इंटरनेट एक्सप्लोरर बन सकता है, यानी कि अगर तुम कोई पुरानी वेबसाइट खोलना चाहते हो तो तुम क्रोम के पास जा सकते हो, या फिर अगर तुम एटलस को डाउनलोड करना चाहते हो तो तुम क्रोम के पास जा सकते हो। ये जो राजा बना रहा इतने टाइम से खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन अपनी उस गद्दी से उतर जाएगा। बट ये मेरा टेक है, तुम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में नीचे तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। क्या एआई एजेंट जो है क्रोम की ट्रेडिशनल पावर यानी कि हमारा सर्च करने का तरीका बदल पाएंगे? पिछले कितने सालों से हमारा इंटरनेट के साथ एक रिलेशन बना हुआ, दैट इज इंटरनेट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हम जाते हैं कुछ सर्च करते हैं, देन वी गेट द लिंक्स एंड उसमें से हम आंसर ढूंढते हैं अपना। मतलब कि हमारी प्राइमरी टास्क क्या होती है? चीजों को ढूंढना। लेकिन वो चीज ट्रांजिशन होकर बन जाएगी इंटरनेट ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि हम बस एक प्रॉम्प्ट देंगे एंड एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली करेगा इंटरनेट उस चीज को। ऑलमोस्ट 20 सालों से हम अपना अटेंशन एंड टाइम दे रहे थे, हम लोग एजेंट्स थे। लेकिन अगले 10 सालों के लिए तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, क्या तुम इंटरनेट को वैसे ही खुद से ब्राउज करना चाहते हो, या फिर तुम चाहते हो कि ये तुम्हारे लिए काम करे? एंड ऑल सेट।